second wave of COVID-19. देश में ये सेकेंड लहर कोविड की चुपके से आई, किसी को पता भी नहीं चला, और जितनी तेजी से इसने लोगों को इन्फेक्ट किया, एक कहर ढाया जिसको हम बोल सकते हैं, सब लोग हैरान हैं. द एंटायर हॉस्पिटल्स, द हेल्थ केयर सिस्टम, कह सकते कि लाइक इट वाज ओवरबर्डन. इतने ज्यादा एडमिशंस हुए इस बार हॉस्पिटल में, इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी हुई पेशेंट को ऑक्सीजन के लिए कि जो क्रिटिकल ड्रग्स हैं, जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन थी, उनकी शॉर्टेज हो गई. वी हैव सीन पेशेंट्स एंड द डॉक्टर्स requesting on so many social medias, requesting and begging for oxygen. This was the worst scenario you can face in your entire life. We have seen young lives being lost in this second wave of COVID-19. आखिर ऐसा क्या हुआ इस सेकेंड वेव में कि इतनी ज्यादा डेथ्स हुई, इतनी ज्यादा हॉस्पिटल में लोग एडमिट हुए कि डॉक्टर्स जो थे, और they were not able to handle the tsunami of the patients. Experts का कहना है कि ये जो सेकेंड वेव जो ज्यादा खतरनाक थी, it was because of a mutant strain. हमारे ही देश में विकसित हुआ एक नई वैरायटी बोल सकते हो कोरोना वायरस की, या म्यूटेंट स्ट्रेन, एक नया स्ट्रेन डेवलप हुआ जो कि टेस्ट में भी नहीं डिटेक्ट हो पा रहा था, बट उसने सिम्टम्स लोगों को कॉज किए. आज की डेट में अगर देखा जाए, हमारे देश में करीब 2.77 करोड़ से भी ज्यादा केसेस हैं कोविड के, एज कंपेयर टू दी 4 लाख केसेस व्हिच वर देयर इन द लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल और इन द बिगिनिंग ऑफ द मे. तो यू कैन से कि केसेस रिड्यूस हो रहे हैं, बट अभी भी मरने वालों की जो संख्या है एक चिंता का विषय है. हम ये नहीं कह सकते कि हम खतरे से बाहर हैं, अभी भी खतरा है. तो मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि इफ यू फील दैट यू हैव अ सिम्पटम और एनीबॉडी इन योर फैमिली हैव एनी सिम्पटम व्हिच कुड बी रिलेटेड टू कोरोना, प्लीज आइसोलेट योरसेल्फ. ठीक है, अपना टेस्ट जरूर कराएं, और जब तक आपकी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती, आप अपना आइसोलेशन मेंटेन करें और प्रॉपर एक फिजिशियन के गाइडेंस में ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें. और जिन लोगों ने अभी वैक्सीनेशन नहीं कराई है और ऊपर वाले की दया रही है कि वो अभी तक अफेक्टेड नहीं है, आई वुड रिक्वेस्ट देम, प्लीज गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड इफ यू आर एलिजिबल. और दूसरी बात ये है कि जो ये कोरोना का जो अभी जो सेकेंड वेव है, हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से खतरे के बाहर है, बिकॉज जो रिड्यूस जो हो रहे हैं केस, दैट आर नॉट यूनिफॉर्म. किसी स्टेट में अभी भी केसेस दे आर स्टैटिक और दे आर राइजिंग, where in certain states the cases are coming down. So till the time we are totally sure कि हाँ पूरा static हो चुका है, cases under control है, then only we should think of going out and open. But till then, please wear masks, maintain proper social distancing, and get yourself vaccinated. Now, under the aegis of Innovative Education and Scientific Research Foundation, that is IESRF, we have been conducting a series of webinars, or you can say we are conducting talks, you can say medical talk or the med talk related to COVID and the health. And for your information, IESRF, yeah, Indian Innovative Education and Scientific Research Foundation, it is a non-profit organization which works for the betterment of scientific research. It engages young scholars, researchers across the globe, and we give them a platform to showcase their knowledge. We have more than 3,000 members. अगर किसी को IESRF से जुड़ना है या इसी के बारे में कुछ जानना है, तो they can log on to our website www.iesrf.org. Now, very recently, keeping this pandemic in mind,
we had a series of med talk जिसमें हमने कोरोना के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन दी, वैक्सीनेशन के बारे में बताया, एक जो मेजर एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई है म्यूकोरमाइकोसिस, we had a talk on that also. Now today we are going to have a panel discussion with an expert on the oxygen therapy and the medical management of the coronavirus या covidized patient के लिए. Now before we start with the panel discussion, I'll request Nikita ma'am to pray a video. We want to pray to God Almighty. We should remember our Almighty that He should have mercy on us and we all stay protected and healthy in this difficult time of our life. Nikita ma'am, can you please play the video? Thank you. Thank you so much. Now welcome everyone to this Med Talk. Today evening we have a panel of two experts with us. We have Dr. Minal Chauhan, who is a consultant anesthesiologist with an experience of working both in ICU and OT setup. She is here to share her knowledge about the oxygen therapy in COVID-19. We also have with us Dr. Dhruvendra Pandey, who is a specialist in community medicine and currently working as associate professor in the Department of Community Medicine, Government Medical College, Ratlam. He is going to discuss on the medical manage in COVID-19 and also give us an insight about this post-COVID complication, which is quite a serious issue these days. So I'll begin with a very vital tissue, that's the oxygen therapy. So my first question will be addressed to Dr. Minal. Since we have all experienced this oxygen shortage, the importance of oxygen therapy, the recent time. So there's a big question. There's so many people who have come up with asking about why and how and why this oxygen therapy is so important. So my first question to Dr. Minal would be, why is it important to know about oxygen therapy in COVID scenario? So what makes it important in COVID, the oxygen therapy? Hello, a very good evening to everybody.
एंड सबसे पहले मैं IASRS एंड मिसेस निकिता का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मुझे यहाँ इनवाइट किया है। सो कमिंग टू ऑक्सीजन थेरेपी इन कोविड, ऑक्सीजन एक बहुत ही वाइटल गैस है। हम सबको पता है कि जब हम इनहेल करते हैं तो 21% ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं एंड एक्सहेलेशन में भी हम 16% ऑक्सीजन को एक्सहेल कर रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें ऑक्सीजन को ढंग से यूज करना नहीं आ रहा है इस समय। एक डेटा है, उस डेटा के हिसाब से प्री कोविड टाइम्स में 700 टन ऑफ डेली यूसेज था ऑक्सीजन का, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का। पिछली वेव में ये बढ़कर अराउंड 4 टाइम्स हो गया था, पर इस वेव में ये बढ़कर 8 से 10 टाइम हो चुका है। और इतना ज्यादा जो अचानक से यूसेज हमारा आया है वो कुछ कारणों से आया है, और वो मैं आप लोगों से बताना चाहूंगी। एक प्रेजेंटेशन दिखा के बताना चाहूंगी आपको। हाँ जी, तो अगर हम देखें जो हमारी लंग्स हैं, हाँ प्रेजेंटेशन दिख रही है मैम सबको? यस यस ओके, यस मीना, तो डॉक्टर ये जो मीना, हमारे यस। लंग्स हैं, ये लंग्स का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसको हम एल्वियोलस बोलते हैं। ये एल्वियोलाई हैं। एल्वियोलाई लाइंड अप होते हैं ब्लड वेसल्स के साथ। ऑक्सीजन एल्वियोलस से बाहर निकलता है, ये एंडोथीलियम है ब्लड वेसल का, उसमें जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस चला जाता है। अब कोविड में क्या हो गया है, कोविड में अगर हम देखें यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, पर मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है कि इतनी ज्यादा अंदर में जो आपका इंफेक्शन हो जाता है उससे मैक्रोफेजेस, WBC सब रिलीज होते हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म जो आप लोग बार बार सुन रहे हैं, वो साइटोकाइन स्टॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा अंदर में यहाँ पे ये एल्वियोलस है, इसमें पानी भरने लग जाता है, जो एंडोथीलियम है ये टूटने लग जाता है, एंडोथीलियाइटिस हो जाती है, जो आपकी एल्वियोलस है ये कोलैप्स होने लग जाते हैं, एटेलेक्टासिस हो जाता है। तो ऑक्सीजन, वेंटिलेशन, ऑक्सीजनेशन सब कुछ खत्म हो जाता है धीरे 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 करके। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है वो हमारी ऑक्सीजनेशन का हो रहा है, वेंटिलेशन का हो रहा है, और धीरे धीरे ये जितना फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दी साइटोकाइंस व्हिच आर रशिंग, ये पूरी बॉडी में फैलने लग जाता है अगर करेक्ट टाइम पे हम ऑक्सीजन नहीं देंगे पेशेंट को। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जाने कि व्हाट इज द करेक्ट टाइम टू स्टार्ट ऑक्सीजन थेरेपी फॉर द पेशेंट, और कितना देना है हमें। बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं या कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जिससे हमको देना चाहिए। ऑल्सो अगर मैं बताऊं आपको तो एक सिलेंडर ऑक्सीजन का बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब डिपेंडिंग ऑन कितने लीटर्स उसमें है, 7,000 8,000 इतने रुपए तक भी वो जा सकता है। तो ऑक्सीजन इज अ वेरी प्रेशियस कमोडिटी, प्रेशियस ड्रग। ना उसका ओवर यूज हो, ना उसका अंडर यूज हो, ना उसकी वेस्टेज हो, ढंग से दें। ये सब कारणों से आज हम इस टॉपिक पे बैठे हैं कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट ऑक्सीजन थेरेपी। थैंक यू डॉक्टर मीना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, व्हाट आर द सिम्टम्स, मतलब ऐसे क्या सिम्टम्स होंगे कि हम बोलेंगे कि नाउ ऑक्सीजन थेरेपी इज इम्पोर्टेंट फॉर द पेशेंट। एक्चुअली क्या है कि जब यहाँ सब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह की, हमने कोविड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर डिजीज। और माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर वाज ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली कि हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कब पड़ने लगी। जो माइल्ड है उसको तो बस सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, घर पे है। मॉडरेट एंड सिवियर डिजीज जो 10% जनता में होती है, उनमें ये होने लगा था कि सबसे पहले आपको डिस्निया ऑन एक्सर्शन, मतलब एक्सर्शन मीनिंग एट रेस्ट, मतलब आपको सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। टैकिप्निया होता है, टैकिप्निया मतलब सांस बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाती है। एक मिनट में 12 से 15 बार आप सांस नॉर्मली लेते हो, लेकिन इसमें आप 20 25 30 तक पहुंच जाते हो। उसके बाद आपको छाती में टाइटनेस सी होने लगती है। अगर मैं आपको ये एक ग्राफ बताऊं तो ये बता रहा है कि कितना ऑक्सीजन का आपकी बॉडी में कितना पार्शियल प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे टाइम दिखा रहा है। तो अगर आप ये देखें तो इसमें सिम्टम्स धीरे 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 शुरू होते हैं, और फिर एक टाइम आता है जब सडनली डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ये यहाँ पे डिस्निया वगैरह शुरू होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जमने लगती है, वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है, हम उसको एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। तो ये जब सारे सिम्टम्स हमको दिखने लग जाते हैं अपने अंदर कि हमको बहुत तकलीफ हो रही है सांस लेने में, हमारी एंजाइटी बढ़ रही है, फटीग बढ़ रहा है, हम बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है हम सैचुरेशन देखते हैं प्रोब से।
तो अगर हम ये देखते हैं कि प्रोब लगाकर अगर वो ठीक रह रहा है तब तो ठीक है, पर अगर वो उससे कम होता जा रहा है तो इम्पोर्टेंट होता है कि हम ऑक्सीजन थेरेपी, ये भी आप नीचे देख सकते हैं इस ग्राफ में, ऑक्सीजन थेरेपी यहीं से शुरू होती है। तो अप्रोक्सीमेटली हम ये बोलते हैं कि जब हमारा सैचुरेशन 92 से 94% के बीच में होने लग जाता है तब हम ऑक्सीजन थेरेपी की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम एक हैप्पी हाइपोक्सिया के बारे में बताऊंगी मैं आपको। हैप्पी हाइपोक्सिया होता है कि जो यंग पेशेंट्स, कुछ तबके के पेशेंट्स में देखा गया है, यंग पेशेंट्स में कुछ भी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली फाइन, ना उनको सांस चढ़ रही है, ना उनको टैकिपनिया हो रहा है, ना उनको चेस्ट टाइटनेस हो रही है, ना उनको किसी और तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन जब आप प्रोब लगाते हैं तो हम देखते हैं कि उनका 60%, 50%, एंड ये काफी कॉमन है बिकॉज हम देख रहे हैं काफी सारे पेशेंट्स जो हॉस्पिटल के सामने आके दम तोड़ रहे हैं विद इन 5 मिनट्स, विद इन 10 मिनट्स, और वो आते yes. हैं विद सच लो सैचुरेशन क्योंकि उनका इतना कार्डियोपल्मोनरी रिजर्व होता है कि वो 50% तक आए, लेकिन सडनली उनके पास बिल्कुल नहीं बचता उतनी हिम्मत, या उनकी लंग की कैपेसिटी नहीं बचती है, बहुत रिड्यूस लंग कंप्लायंस हो जाती है। इसीलिए हमारे लिए जरूरी होता है कि सिम्टम्स के साथ हम साइंस, और साइंस कैसे पता चलेगा हमें, अपना सैचुरेशन देखकर हम पता करेंगे। हार्ट बीट हमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो हम देखेंगे, अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लू, मुंह ब्लू हो रहा है, फिंगर्स ब्लू हो रही हैं, लग रहा है आपको बहुत तकलीफ हो रही है, ये सारी चीजें होती हैं जिससे हमको पता चलता है कि हमें ऑक्सीजन थेरेपी शुरू करनी चाहिए, स्पेशली जब 92 से 94% के बीच में सैचुरेशन है। जी जी मैम। ओके, तो मेरा अगला सवाल है कि हम इस ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड में कितना है इसको हम कैसे मेजर करेंगे, और जो ऑक्सीजन थेरेपी हम देंगे उसका पर्पस क्या होगा, गोल क्या होगा? तो गोल तो इसका ये है कि आपका जो सैचुरेशन है बेसिकली वो 92 से 94% के बीच में स्टेबल हो जानी चाहिए। एटलीस्ट एटलीस्ट एक घंटे के बाद तो आपकी सैचुरेशन इतने बीच में आ जानी चाहिए। दूसरी बात है ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करने की, आपको खुद को अच्छा लगना चाहिए कि आपकी सांस फूलना कम हो रहा है, आपका टैकिपनिया कम हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप आराम से बैठ पा रहे हैं। उसके बाद आपकी लंग वर्क ऑफ ब्रीदिंग लंग्स के द्वारा कम हो जाना चाहिए। तो ये सारा तो गोल हो जाता है हमारा। अब तरीका जो हम बोलेंगे कि हम सैचुरेशन को मेजर कैसे करते हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है थ्रू SpO2 मॉनिटरिंग, जिसको बोलते हैं पल्स ऑक्सीमेट्री। तो हमारे पास एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट हम अपनी फिंगर पे लगाते हैं। अब ये इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे प्राइसेस में मिलता है, 400 से स्टार्ट होकर 2-3 हज़ार तक का मिलता है, तो आप एक बहुत बेसिक खरीद सकते हैं, और उसको लगाने का कुछ तरीका होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी वो तरीके। सो द थिंग इज, सबसे पहले आप अपना कोई भी एक पर्टिकुलर फिंगर आप चूज करेंगे, और आपका वही एक पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, उसकी बैटरी आपके पास अच्छी पड़ी होनी चाहिए, बिना हाथ को मोड़े, क्योंकि ये बेसिकली आपके धमनियों में जो खून बहता है उससे ऑक्सीजन सेंसर के थ्रू ये लेता है, इसमें जो अंदर इसके सिग्नल्स होते हैं, और फिर सैचुरेशन के माध्यम से आपको दिखाता है। तो आप अपने हाथ को ऐसे मोड़ेंगे नहीं, रिस्ट को, आपके हाथों में नेल पॉलिश नहीं होनी चाहिए जिस फिंगर पे आप उसको लगा रहे हो। साथ ही उसके अंदर आपके हाथ जैसे कई लोग होते हैं डायबिटिक्स, जिनके हाथ बहुत सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, वहां तक खून सप्लाई ठीक से नहीं पहुंचता है, काले पड़ जाते हैं, ऐसी उंगलियों को आपको यूज नहीं करना है। ठंडी उंगलियों से भी वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, खून का बहाव कम हो जाता है, ऐसी उंगली भी यूज नहीं करनी है आपको। फिर 15-20 मिनट स्टेबल होके बैठ के ही आपको उसको यूज करना है, ये नहीं कि आप बाथरूम से आए, दौड़ के आए, भाग के आए और फिर आपने यूज किया। तो आप पल्स ऑक्स लेंगे और पल्स ऑक्स को आप लगाएंगे इस तरीके से, उसमें एक लाइट जलती है, वो लाइट आपके इस नेल बेड के ऊपर पड़नी चाहिए, और नेल बेड के ऊपर पड़ती है तो बेसिकली वो सैंपल लेती है ब्लड का, और उसको एक वेव फॉर्म में कन्वर्ट करती है। वेव फॉर्म इस तरीके से आपका आ जाता है ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, और वो दिखा देता है कि कितनी सैचुरेशन रह रही है। तो ये तो रहा आप किस तरीके से सैचुरेशन लेंगे। अब एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी अबाउट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये बहुत मोटा मोटा बताऊंगी कि अगर हम एक्स एक्सिस पे सैचुरेशन मानते हैं, और वाई एक्सिस पे हम एक्स एक्सिस पे हम PO2 मानते हैं, और वाई एक्सिस पे हम सैचुरेशन मानते हैं, तो इसमें ये हो जाता है, अगर आप देखें कि यहाँ पे 60 mm तक, जब आपके अंदर में ऑक्सीजन का PO2 60 mm तक भी है, 90% सैचुरेशन ऑलरेडी आपकी आ गई है। 90 से 100 तक जाने में वो ज्यादा आपको ऑक्सीजन सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है।
तो ये जो हम करते हैं ना कि 92 से 94% किस कारण से हम बता रहे हैं, वो इसी कारण से बता रहे हैं कि अगर आप 92 से 94% तक अपनी सैचुरेशन रख रहे हैं, उससे ज्यादा आप जितनी भी ऑक्सीजन देंगे ना, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो बहुत कम बढ़ता है सैचुरेशन, बहुत ही कम ऊपर जाता है। तो अगर आप अपना PO2 अगर 60 तक रख रहे हैं, इतना रखने का मतलब है 90 से ऊपर रखने का, PO2 60 है। PO2 हम कैसे मेजर करते हैं, ये सब मेजर किया जाता है आर्टीरियल ब्लड गैस से, जो कि ICU वगैरह में ही होता है। तो हम तो घर पे ये कर नहीं सकते, वो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है सैचुरेशन वगैरह ऑक्सीजन मेजर करने का। तो हम ये रफली मानते हैं कि 60 mm जहाँ पे PO2 है, वो 90% या 92-93% सैचुरेशन के साथ मैच कर रहा है। तो अगर इतना है तो हमें जरूरत नहीं है कि हम इसको खूब सारा ऑक्सीजन देके बढ़ाएं। ओके, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। ओके ओके, ये आपका हो गया। अब मेरा अगला सवाल है कि हाउ डू यू नो दैट ऑक्सीजन थेरेपी is required if the SpO2 probe present with the patient? पेशेंट बोल रहा है कि ऑक्सीजन उसके पास है, फिर भी आप उसको कैसे डिसाइड करोगे कि उसको ऑक्सीजन थेरेपी रिक्वायर्ड है? अगर कोई जी, तो अगर SpO2 का प्रोब नहीं है, जो हमारे कई सारे गांव में, विलेजेस में लोगों के पास SpO2 नहीं है, तो पल्स इस वजह ऑक्सीमीटर से जिनके पल्स पास नहीं है, ऑक्सीमीटर, जी पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, तो इस सिचुएशन में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने सिम्टम्स को देखें, हम अपने साइंस को देखें। क्या हमारा बहुत, हम कल कैसे थे, तो पेशेंट अपने आप को खुद से एसेस करे, कल मुझे कितनी घबराहट या कितना सांस फूल रहा था, क्या बात करते करते भी फूल रहा था, क्या थोड़ा सा चल के फूल रहा था, और आज कितना है। अगर आज वर्सनिंग हो रहा है तो इसका मतलब वो एक एक डेंजर साइन है। क्या आपका ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रही है, नीला पड़ रहा है, मुंह हो गया, फिंगर्स हो गई। और एक बहुत जरूरी चीज है जो मैं यहाँ दिखाना चाहूंगी, इसको हम बोलते हैं एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब कि हमारी जो बॉडी है उसमें जो हमारी छाती की मसल्स होती है ना, वो हमें सांस लेने में और छोड़ने में मदद करती है। साथ ही एक बहुत बड़ी मसल है डायफ्राम, जो कि हमारे थोरैक्स को एब्डोमेन से अलग करती है, और वो बहुत मेजर पार्ट प्ले करती है इंस्पिरेशन में, सांस लेने में, और छोड़ने में हमारी एब्डोमिनल्स भी हमें बहुत मदद करती है। इन सब के अलावा अगर आपको तकलीफ हो रही है सांस लेने में, ऑक्सीजन लेने में बॉडी को, तो हमारी एक्सेसरी मसल्स, मतलब कि यहाँ की स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, ये सब एक्टिव हो जाती है, और ये बिल्कुल खड़ी हो जाती है, एक तरीके से इसको बोलते हैं बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं इस पेशेंट में कि ये प्रोमिनेंट हो गई। यहाँ जो सेंटर का पार्ट है, यहाँ बिल्कुल गया सेंटर का पार्ट। और इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पर कि इसमें भी देख सकते हो कि यहाँ इसके जो नाक है वो पूरा फूलने लग जाता है पेशेंट का, आंखें बाहर निकल आती हैं, दोनों हाथ नीचे करके आगे की तरफ बैठकर पेशेंट बहुत मुश्किल से सांस ले रहा है। ये फोटो तो हमने कई बार मीडिया में भी देख लिया है, ऐसे कई पेशेंट्स बैठे हुए, और मुंह से सांस खींचने, एयर हंगर हो जाती है, मुंह से सांस खींचने की कोशिश कर रहा है पेशेंट। आप यहाँ देख रहे हो छाती की मसल, छाती का वो देख रहे हो, वो अंदर ही अंदर, अंदर की तरफ, अंदर मसल्स होती जा रही है कि वो जोर जोर से सांस खींचने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी एक्सेसरी मसल्स अगर आपकी यूज होनी शुरू हो गई, इसका मतलब आपको ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ने वाली है बहुत जल्दी। तो आप डिले ना करें और फटाफट अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अप्रोच करें। ओके। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे है कि दो क्वेश्चन हैं। व्हाट आर द वेरियस ऑक्सीजन डिलीवरी devices and how to use oxygen cylinder at home? टिप्स टू अ पेशेंट जो घर पर हैं, जो घर पे ही अपना ऑक्सीजन थेरेपी कर रहे हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज करें व्हाइल यूजिंग द ऑक्सीजन सिलेंडर? जी, तो इससे पहले मैं आपको सबसे पहले सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बताऊंगी। तो अगर मैं आपको सोर्स बताऊं, तो सबसे पहले आजकल आप लोग बहुत सुन रहे हैं अबाउट लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन टैंक, ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है। तो हम 3 तरीके से किसी भी हॉस्पिटल में ये ऑक्सीजन आ सकती है। एक तो उनके पास ये टैंक्स हैं इतने बड़े बड़े, जिसकी बहुत कैपेसिटी होती है, ये लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर करते हैं। 500 लीटर से लेके 7,000, 6,000, 10,000 लीटर तक की आपकी ऑक्सीजन टैंक्स होते हैं। ज्यादातर हॉस्पिटल्स में यही होता है। कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जिनके पास अपना पूरा जनरेटर सिस्टम होता है कि वो लिक्विड ऑक्सीजन बनाते हैं, पर ये ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में ही बनता है। इसी को हम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भी बोलते हैं। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन या मेडिकल ऑक्सीजन, दोनों चीजें सेम तरीके से बनती हैं, बस
कुछ अंतर है जो मैं आपको समझाऊंगी कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का और इसमें क्या अंतर है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा मोटा सा बताऊं तो एयर है, ये आप देख रहे हैं, एयर बाहर से ली गई है, भरी गई है, एक फिल्टर लगा हुआ है येलो सा बीच में, फिर ये एयर को पूरा कंप्रेस कर दिया गया है। कंप्रेशन के बाद इसको कूल करते हैं तो ये -180 -190 तक कूल हो जाती है। फिर इसको एक्सपेंशन चेंबर में डालते हैं, ये लिक्विड बन जाती है, लिक्विड बन के इसको डिस्टिल करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं तो ऑक्सीजन अलग हो जाती है, आर्गन और नाइट्रोजन अलग हो जाती है, ऑक्सीजन और आर्गन को फिर से डिस्टिल करते हैं। तो ये काफी एक लंबा और टीडियस प्रोसेस होता है, इसको समय लगता है। मैं यहाँ पे लोगों को बताना चाहूंगी कि जो इतना बीच में मीडिया ने हमको काफी काफी बोला था गवर्नमेंट को कि ऑक्सीजन क्यों नहीं है और क्यों नहीं दिलवाई गई, तो उसका कारण यही है कि इस बार 10 गुना तक रिक्वायरमेंट बढ़ी है और 10 गुना रिक्वायरमेंट बढ़ना कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता। दूसरी बात है, कुछ भी चीज को बनने में एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, कई दिन लगते हैं उस चीज को बनने में। तो आपने देख ही लिया, मैंने इसको 5 सेकंड में एक्सप्लेन किया, बनने में इसको कई समय लगता है। ये लिक्विड ऑक्सीजन अब उन बड़े बड़े टैंकरों में, जिसको हम क्रायोजेनिक टैंकर्स बोलते हैं, उसमें स्टोर होती है। तो अगर किसी के पास प्लांट है तो वो ऐसे बना रहा है, अगर किसी के पास नहीं है तो वो इस तरीके से स्टोर कर लेता है लिक्विड ऑक्सीजन। तीसरा तरीका होता है, कई सारे और मैक्सिमम हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स वो सिलिंडर्स में इसको स्टोर करते हैं मैक्सिमली। तो जो सिलिंडर्स होते हैं उसके ऊपर भी मैं भी आपके पास आऊंगी कि किस तरीके से उसमें स्टोर किया जाता है। अब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में अंतर ये है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इतनी प्योर नहीं होती है, उसके जो कंटेनर्स हैं जिसमें वो बन रहे हैं उसमें काफी सारे कंटेमिनेंट्स होते हैं, उसको हम बहुत साफ सफाई से प्रोसेस नहीं करते हैं क्योंकि वो मेडिकल उसके लिए यूज नहीं करनी होती है, वो यूज हो रही है स्टील फैक्ट्रीज में, कंबशन में। जो मेडिकल ऑक्सीजन है इसको आपको, इसकी इम्प्योरिटी 99% की प्योरिटी रखते हैं, ये स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया पास करती है। तो ये जो हुआ कि लिक्विड इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हमारी मेडिकल में आई है, तो इसमें कुछ ना कुछ जरूर कहीं हद तक कोशिश पूरी की गई है पूरे पैरामीटर्स फॉलो करने के, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आई होंगी। अब अगर मैं बताऊं आपको कि और कौन सी तरीके हैं जिससे कि हमको ऑक्सीजन मिल सकती है, तो एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। व्हाट आर द ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस? तो ऑक्सीजन को, अगर अब मैं आपको एक मोटी मोटी बात बताऊं कि एक तो होता है कि हम खुद से ले सकते हैं, इसमें हमको एक्सपर्ट हेल्प की जरूरत नहीं है, और एक होता है कि हमें हॉस्पिटल में ये लेना पड़ता है जिसमें आपको आईसीयू में एडमिट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे ज्यादा बात बताऊंगी जो आप खुद से ले सकते हो ऑक्सीजन किस तरीके से। ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच आर बेसिकली यूज टू गिव ऑक्सीजन टू द पेशेंट विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंटेशन। मतलब हमने मुंह में कोई ट्यूब नहीं डाली, हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया, हमें कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी और हमने खुद से ये ऑक्सीजन लिया। तो इसमें सबसे बेसिक जो आता है वो आता है एक नेजल कैन्यूला। नेजल कैन्यूला इस तरीके से नाक में फिट किया जाता है, और आप जो अपना सिलेंडर है घर पे अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको आपको एक चीज याद रखनी है कि सिर्फ 1 से 6 लीटर के अंदर ही उसको यूज करना है ओनली। क्योंकि आप अगर 6 लीटर के ऊपर भी इसको यूज करेंगे तो भी इसका सिर्फ साइड इफेक्ट होगा, वो ये होगा कि आपका नाक की म्यूकोसा पूरी ड्राई हो जाएगी और फटने लगेगी। अदरवाइज इसका कोई और फायदा नहीं है, क्योंकि आप 6 लीटर से ऊपर भी अगर देते हैं ऑक्सीजन तो भी मैक्सिमम 0.4 FiO2, FiO2 क्या होता है, जितना आप ऑक्सीजन दे रहे हैं उसका कितना फ्रैक्शन बॉडी ले पा रही है उस पर्टिकुलर डिवाइस से। तो उसमें सिर्फ 0.4%, 0.4 ही ले सकती है, 0.2 से 0.4 ले सकती है। ये बहुत इजी होता है यूज करने के लिए, ये इनिशियल स्टेजेस में यूज कर सकते हैं कि जस्ट 94 से कम होने लगा है सैचुरेशन, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इससे खाना भी खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, डिस्पोजेबल है, सस्ता है। दूसरी डिवाइस है हडसन मास्क या फेस मास्क, जो आप लोग सब देखते हो। इसमें क्या होता है, थोड़ा ज्यादा आपको यूज करना पड़ता है फ्लो, मतलब 6 से 10 लीटर तक का फ्लो यूज करते हैं। उसमें 1 से 6 था, इसमें 6 से 10 लीटर तक का फ्लो यूज किया जाता है। पर इसमें भी ज्यादा से ज्यादा जो आपका FiO2 बढ़ता है वो सिर्फ 0.6 बढ़ता है। तो हम जो कोविड में देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं, नॉन रीब्रीदिंग मास्क विद रिजर्वॉयर बैग। ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि कई सारे पेशेंट्स इसको मुंह पे लगाते हैं और नीचे में एक बैग है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका होता है कि ये अच्छे से फिट होना चाहिए मास्क, बहुत बढ़िया से। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि मास्क की जो फिट होती है ना, ये बिल्कुल टाइट करके आपको पहनना है ताकि कुछ लीक ना हो ऑक्सीजन। दूसरी बात है
ये जो आप एक स्टील, एक हल्का सा देख रहे हो, ऐसे स्टेनलेस स्टील टाइप का कुछ देख रहे हो, ये आपके नाक के ऊपर आना चाहिए ताकि वो बैठ आपका नाक को एक प्रेशर दे। ओके, और ये जो छोटे छोटे आप यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ से आपकी एक्सपायर्ड एयर निकलती है, आप जो सांस छोड़ते हो वो निकलती है। तो इसका एक होता है कि सबसे पहले अच्छी फिट होनी चाहिए। दूसरी बात है, ये जो बैग है ये हमेशा भरा हुआ होना चाहिए, 1 लीटर उससे भरा होना ही चाहिए हमेशा। अगर ये कोलैप्स हो जाएगा ना तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इन दोनों आपका मास्क और बैग के बीच में ना एक छोटा सा वैल्व होती है, तो आप जो सांस छोड़ते हो वो बैग में नहीं जाती, सांस बाहर ही जाती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये ऑडियंस याद रखे कि इसमें 10 लीटर, 10 से 15 लीटर तक ऑक्सीजन आप दे सकते हो। नेजल कैनुला में सिर्फ 1 से 6 लीटर दे सकते थे, दूसरे में 6 से 10, इसमें 10 से 15 लीटर तक ऑक्सीजन दे सकते हो। और उसमें आप 0.9 तक FiO2 लेके जा सकते हो, मतलब आप काफी ज्यादा FiO2 दे सकते हो। एक और ओके। आता है वेंचुरी डिवाइस आता है। वेंचुरी डिवाइस वगैरह ये अभी ज्यादा यूज नहीं हम कर रहे हैं, तो इसके बारे में मैं, वैसे ये भी घरों में मुझे पता है काफी लोग यूज कर रहे हैं। अगर आप देखें तो इसमें छोटे छोटे ये कलर कोडेड होता है और कलर्स के साथ रहता है। तो ये नॉर्मली अगर आपके पास कोई पैरामेडिक स्टाफ हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, उसको पता होता है इसको कैसे यूज करना है। तो ये मैं नहीं बोलूंगी जनरल पब्लिक यूज करे। एक HFNO है, ये NIV है, ये सब ICUs में यूज होते हैं। ये HFNO तो 60 हाई फ्रीक्वेंसी नेजल ऑक्सीजन, ये 60 लीटर ऑक्सीजन, 60 से 100 लीटर ऑक्सीजन इसमें ली जाती है। ये ICU में यूज होता है। ये NIV है, ये भी ये CPAP मशीन है आप जो देख रहे हैं, ये भी ICU में ही होता है। और जो वो मशीन जिससे हम दे रहे हैं NIV, ये 3 तरीके से यूज करते हैं ICU में। हेलमेट होता है, नेजल होता है, ओरल होता है। तो ये तो हम इस पे तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो काफी डिटेल डिस्कशन है, ये तो हमारे ICU वाली डिस्कशन हो जाएगी। हम जनरल पब्लिक को ये बताना चाहेंगे कि किस तरीके से। तो उसमें आपका नेजल कैनुला, नेजल मास्क एंड आपका नॉन रीब्रीदिंग मास्क। अब आपने मुझसे पूछा अबाउट सिलेंडर। तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है, ये बेसिकली काला रंग का सिलेंडर आता है। आप, अब तो ये काफी फेमस भी हो चुका है सिलेंडर। एंड इसके जो शोल्डर्स हैं ये वाइट कलर के हैं। दो मेन सिलेंडर्स की बात बताऊंगी, एक तो है ई सिलेंडर, ई टाइप। अब इस वो अराउंड आप मानिए उसमें 660 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन है। और जो एच टाइप है उसमें 7000 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो अगर मैं नॉन रीब्रीदिंग मास्क की बात करूं, एक एग्जांपल देके मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि अगर नॉन रीब्रीदिंग मास्क की बात करूं जिसमें हम कह रहे हैं कि 10 लीटर पर मिनट तक आप ऑक्सीजन ले सकते हैं। 10 लीटर पर मिनट मतलब 600 लीटर इन 1 आवर, मतलब कि आप ई टाइप सिलेंडर को 1 घंटे के अंदर खत्म कर दोगे। इसीलिए इतना जरूरी होता है कि आप लोग ऑक्सीजन थेरेपी तभी लीजिए जब आपको जरूरत होती है। एच टाइप सिलेंडर का तो वेट 50-50 किलो होता है। घर में जो आप यूज करते हो वहां मैं दिखाना चाहूंगी, सिलेंडर मिलता है। सिलेंडर के साथ ये सब कुछ लगा हुआ नहीं मिलता है, आपको ये सब खरीदना पड़ता है। ऑनलाइन अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, और वो साथ में लगाना पड़ता है। ये जो एक पाना सा दिख रहा है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर को खोलने का पाना है, या इसको की बोलते हैं। ये की साथ में मिलती है सिलेंडर के। ये जो हम देख रहे हैं ये प्रेशर गेज है। प्रेशर गेज बहुत जरूरी होता है, इन चीजों के बिना आप ऑक्सीजन सिलेंडर को घर में बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। तो ये प्रेशर गेज है। प्रेशर गेज के साथ में एक आपके पास ह्यूमिडिफायर है। ह्यूमिडिफायर क्या होता है, जो जिसके अंदर आप पानी भरते हो ताकि आप सूखी ऑक्सीजन, सूखी एयर नहीं ले। ठीक है, और ये जो है इसमें आप, इसमें एक नॉब लगी हुई है, उस नॉब से 1 to 10 तक मार्किंग है। और आप जैसे नॉब खोलोगे 1 लीटर पर मिनट, 2 लीटर पर मिनट, 3 लीटर पर मिनट, इस तरीके से ये ऊपर होता जाएगा। तो हमारा सिलेंडर कितना भरा हुआ है वो आपको इस प्रेशर से पता चल जाएगा। अगर ये फुल की तरफ है मतलब पूरा भरा हुआ है, अगर ये हाफ है मतलब हाफ हो गया, और अगर मतलब बिल्कुल बंद होने वाला है तो मतलब हार्डली 10 लीटर ऑक्सीजन उसमें बची हुई है। दूसरी बात है, आप जब ऑक्सीजन को खोलते हो, खोलने से पहले ये सारी चीजें उसमें आपको कनेक्ट कर देनी है अपने टैंक में। ये टैंक देख रहे हैं, आपको अपना ये सब कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद सब कुछ अच्छे से बंद होना चाहिए। बहुत बढ़िया से आप उसको बंद करके रखिए। चाहे वो आपका ये वैल्व हो, कंट्रोल वैल्व हो, चाहे वो आपका प्रेशर गेज हो, चाहे वो आपका, सब कुछ बंद रहना चाहिए। उसके बाद ही आप इसको लेंगे
पाना लेंगे और पाना लेकर उसके बाद ही आप इसको खोलेंगे ऊपर से, एंटी क्लॉकवाइज मार मार के खोलते हैं। अगर आपने ये नहीं किया और बाय चांस वहां से ऑक्सीजन लीक हो गई, तो ये सारी ऑक्सीजन जो घर में यूज करें आपकी आंख में डायरेक्टली पड़ सकती है, एंड दिस कैन ऑल्सो लीड टू ब्लाइंडनेस। मतलब ये इतनी हाई प्रेशर पे कंप्रेस्ड गैस है, तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपको किस तरीके से इसको यूज करना है। यहाँ पे ये बंद रहना चाहिए सब कुछ प्रॉपरली, बाद में आप धीरे धीरे फ्लो मीटर खोलेंगे और उसको ऊपर करेंगे। तो दिस वाज अबाउट how to. Okay, thank you. It was very nicely explained, Dr. Minal. We have a constraint of time. We have another expert also. Just briefly explain about the oxygen concentrator. The oxygen concentrator आजकल market में. Just briefly, ma'am. Just give us an idea. What is it? Now oxygen concentrator जो है, this is actually a device which is ये आपके दिस इज रनिंग ऑन बैटरी। ये छोटी सी डिवाइस है, वेरी एक्सपेंसिव, ये घर के यूसेज के लिए है। 92 से 95% तक ये प्योर ऑक्सीजन आपको देता है। ये एटमॉस्फेयर में जितना नाइट्रोजन है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हटा के आपको शुद्ध ऑक्सीजन देता है, लेकिन वो भी कम्प्लीटली 100% नहीं देता है। 92, 93, 94, 95% मैक्सिमम ये देता है। बहुत एक्सपेंसिव है। ये नॉर्मली लॉन्ग टर्म जिनको प्रॉब्लम्स होती है, सीओपीडी वगैरह, उनके लिए यूज किया जाता है। अभी इसका बहुत बढ़ गया है प्राइसिंग वगैरह, क्योंकि अभी यूज हो रहा है। इसमें एक ह्यूमिडिफायर है, इसमें फ्लो मीटर। Is there any natural way that we can increase our oxygen level in our body? Yes. Any exercise, anything? Yes, yes. यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि we can do this with the help of certain जैसे अब ये हम प्रोनिंग, जिसको हम प्रोनिंग बोलते हैं। प्रोनिंग का मतलब ये होता है कि हम उल्टे लेट जाते हैं, अपने मुंह के बल लेट जाते हैं, पर इसमें आपका पेट दबना नहीं चाहिए, क्योंकि जो डायफ्राम है ये आपकी सबसे लार्जेस्ट मसल है बॉडी की, और ये अगर दब गई तो आप ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे। तो कुछ एक तकिया आप अपनी छाती के नीचे रखिए, 2 तकिए आप अपनी पेल्विस के नीचे रखिए, पेट आपका खाली होना चाहिए, और उसके बाद आप जो सांस लेते हो उल्टे होकर, घंटा आप उल्टे रहिए, फिर घंटा आप राइट लैटरल, राइट की तरफ, घंटा आप लेफ्ट लैटरल, घंटा आप थोड़ा बैठ जाइए। इस तरीके से अगर आप पूरे दिन, अगर आपकी सैचुरेशन 92 से 94% के बीच में रह रही है, आप थोड़ी सी सैचुरेशन बढ़ा सकते हो प्रोनिंग करके, जिसके ऊपर एक पूरी क्लास हुई है। और उसका कारण ये है कि जब हम लेटते हैं तो नीचे का हिस्सा, यहाँ पे देखिए, ये पूरा कोलैप्स होता है आपके एल्वियोलस का, और हम जब उल्टे हो जाते हैं तो वही हिस्सा में पूरी अच्छे से ऑक्सीजन भर जाती है। यहाँ हम ऊपर लेटे हैं तो कोलैप्स है, यहाँ उल्टा लेटे हैं तो वही ऊपर आ गया, तो आपका वेंटिलेशन परफ्यूजन जो मिसमैच होता है वो पूरा खत्म हो जाता है। यस मैम। ओके, व्हाट इज चेस्ट फिजियोथेरेपी? उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे को ऑक्सीजन कंजर्व करनी बहुत जरूरी है। व्हाट आर दी ऑक्सीजन कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज? तो एक तो ये है कि यू आर सपोज टू प्रॉपरली यूज द सिलेंडर। ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि कुछ वेस्टेज नहीं होनी चाहिए आपकी, आपको अच्छे से यूज करना है, सारे आपका फ्लो मीटर वगैरह ढंग से बंद होना चाहिए। दूसरी बात है, आपको मैंने 3 चीजें बता दी, नेजल कैनुला, मास्क एंड नॉन रीब्रीदिंग मास्क। इन सारे मास्क से अलग अलग लीटर्स है। अगर आप नेजल कैनुला लगा के 10 लीटर पे चलाओगे तो वो सिर्फ वेस्टेज करेगा, तो इतना इतना मत चलाइए, जितना आपको बताया गया है उतना ही चलाइए। प्रोनिंग करते रहिए अपनी, बहुत जरूरी है कि आप प्रोनिंग पोजीशन बार बार करते रहें। ओके, तो आप ऑक्सीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एक्चुअली अ ड्रग राइट नाउ, हमारे हर जगह पे वो एज अ ड्रग यूज हो रहा है। तो प्लीज डोंट वेस्ट ऑक्सीजन, ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे। ऑल्सो व्हाट आई फील, जो आपने मेरे को पूछा वो चेस्ट फिजियोथेरेपी, सो ये आप देख रहे हैं, देयर आर सर्टेन डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हैं टू बेसिकली इंक्रीज द डीप ब्रीदिंग में। आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सांस अंदर लीजिए, 2 काउंट करिए, रोकिए और 4 काउंट करके बाहर निकालिए, ये एक ब्रीदिंग है। उसके बाद एक ब्रीदिंग है कि आप अपने लिप्स को बंद करिए, सांस नाक से लीजिए, 2 काउंट करिए और उस बंद लिप से ही सांस को मुंह से बाहर छोड़ने की कोशिश करिए। ये आपके ये टीप इफेक्ट देता है और आपकी एल्वियोलाई को बढ़ा देता है और बड़ा कर देता है। उसके बाद आप अगर स्मोकर हैं तो आपको इस समय बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करनी है। अगर अगर आप स्टीम ले रहे हैं तो आपको स्टीम लेते रहनी है। ओके,
उसके बाद ये इंसेंटिव स्पायरोमेट्री का एक तरीका है, ये भी अवेलेबल है मार्केट में, आप आराम से इंसेंटिव स्पायरोमीटर खरीद सकते हैं और इसको फूक मार मार के ये तीनों बॉल आपको टॉप पे रखने हैं, टॉप पे आपको ये तीनों बॉल रखने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जानना है। उसको 15 मिनट तक आपको दिन में 3 बार 15-15 मिनट तक अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे कि आप एटलीस्ट कितनी देर तक वो तीनों बॉल को ऊपर रख सकते हैं, इससे भी आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी, लंग्स इंप्रूव होते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यस मैम। Okay. Thank you so much, Doctor. It was quite a knowledgeable session for most of us. I think many of us must have gained a lot. Now I would start with Before I conclude, ma'am, 1 second, ma'am. Before I conclude, I would also like to just talk a little bit about oxygen toxicity. Dr. Minal, we are running short of question. If time is there, we will invite you again for the question. We just left with 20 minutes. Okay. Now we'll start with Dr. Dhruvendra Pandey. Now, there are many protocols for COVID-19 management. The government of India has also amended COVID-19 clinical management protocol. So can you share with our audience the current guidelines of managing COVID-19 in positive patients? Dr. Dhruvendra, you have to unmute yourself. Very good evening to all participants, and thank you, Nikita ji, for inviting me in this Meditalk. And I think it will be a very good learning for all. As the Dr. Amina told, basically the last clinical management guidelines released by Ministry of Health and Family Welfare on 17th May 2021. जो लास्ट 17 मई जो सेकेंड वेव के दौरान लास्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस मिनिस्ट्री के द्वारा विद द हेल्प ऑफ द ICMR एंड एम्स रिलीज करी गई थी, जिसमें उन्होंने अगेन पेशेंट्स को माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। और बेसिकली जो माइल्ड पेशेंट्स होते हैं जिनमें कि सिंपल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, लाइक उनको माइल्ड फीवर आ रहा है जो कि 100 डिग्री से ज्यादा नहीं, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा नहीं हो रहा है, वो माइल्ड कफ एंड सर्दी जुकाम हो रहे हैं, तो वो पेशेंट होते हैं। या फिर इसमें एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी माइल्ड डिजीज में आते हैं। देन इनका जो SpO2 लेवल अगर हम मेजर करते हैं थ्रू पल्स ऑक्सीमीटर, जिसके लिए डॉक्टर मीनल ने बहुत अच्छे से समझाया भी है कैसे मेजर करना है, तो उसके थ्रू अगर मेजर करते हैं तो इट्स अबव 95 रहता है, दैट्स अ माइल्ड डिजीज। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है। एज सच कोई भी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं होती है, एक्सेप्ट कि सम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स, जिस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, लाइक बुखार आ रहा है तो बुखार के लिए पैरासीटामोल लेना रहेगा, कफ एंड उसको स्नीजिंग हो रही है तो उसके लिए उसको सिट्रिजिन या लिवोसिट्रिजिन लेना रहेगा। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट हम एक एंटीबायोटिक कवरेज देते हैं, सिंपल एंटीबायोटिक लाइक एजिथ्रोमाइसिन हो या एम्पिसिलिन हो सकती है, या फिर हम सेफोपोडॉक्साइन दे सकते हैं। तो इस तरह से कोई सिंपल एंटीबायोटिक कवरेज भी इसमें दिया जाता है माइल्ड सिम्टोमेटिक्स में, बट इसमें एज सच और कोई ज्यादा मेजर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। अभी जो एक माइल्ड सिम्टोमेटिक में कहा जा रहा है तो उसमें बेसिकली हम डॉक्सीसाइक्लिन प्लस आइवरमेक्टिन का ट्रीटमेंट देते हैं, बट एब्सोल्युटली मैं इसमें रिकमेंड करूंगा कि इसमें स्टेरॉइड का कहीं भी कोई भी रोल नहीं है, वो नहीं दिया जाता है माइल्ड सिम्टोमेटिक्स में। इसके अलावा उनको आफ्टर सम टाइम्स जब हम उनका फॉलो अप करते हैं और यदि उनका डी डाइमर लेवल बढ़ा हुआ रहता है तो फिर हम उन्हें इकोस्प्रिन वगैरह स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज इनिशियली फेज में इनको कोई भी इस तरह का ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस हमें यहाँ पर ध्यान क्या रखना होता है माइल्ड सिम्टोमेटिक्स में कि कुछ रेड फ्लैग साइंस होते हैं जिनको अगर पेशेंट्स को आ रहे हैं तो उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल जाने की जरूरत होती है। लाइक यदि उनको चेस्ट में कुछ कंजेशन सॉर्ट ऑफ फील हो रहा है, या सांस लेने में कुछ थोड़ी तकलीफ हो रही है, या उनका फीवर मोर देन 102 डिग्री चला गया है, या फिर उनका SpO2 लेवल जो है 94 से बिलो हो गया है, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि द डिजीज इज प्रोग्रेसिव टुवर्ड द मॉडरेट। सो इस समय उनको तुरंत ही हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत होती है और तुरंत ही बेटर ट्रीटमेंट लेने की जरूरत होती है। सो बेसिकली
इसके अलावा माइल्ड सिम्टोमेटिक्स में जितने भी केसेस देखे गए हैं, यदि मैं आपको सिंपल डाटा की बात करूं तो अबाउट 80 to 85% केसेस ऑफ कोविड-19 आर माइल्ड और एसिम्टोमेटिक और प्री सिम्टोमेटिक जिसे बोला जाता है, ये होते हैं अबाउट 85%। 10% पेशेंट्स आर दी मॉडरेट, जिनमें की थोड़ा सा इनसे हायर प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक उनका फीवर जो है 102 से ज्यादा रहता है, परसिस्टेंट फीवर फॉर मोर देन 3 डेज रहेगा, SpO2 लेवल बिटवीन 90 to 94 परसेंटेज रहता है। इनको इमीडिएट हॉस्पिटलाइज होने के लिए हम रिकमेंड करते हैं, जिन्हें कि कोविड केयर सेंटर्स या फिर DCSC जो अभी नाम दिए गए हैं हॉस्पिटल्स के, डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल, तो वहां पर उनको भर्ती होने की जरूरत होती है। बेसिकली यहाँ पर हम, चूंकि वो हॉस्पिटलाइज हुआ है, तो हम ओरल मेडिकेशन से उनको इंजेक्टेबल मेडिकेशन पे शिफ्ट किया जाता है बेसिकली। तो इसमें हम यहाँ पर अगर इस स्थिति में जब मॉडरेट सिम्टम्स हो गए, तो यहाँ पर हम स्टेरॉइड के रोल देखते हैं, जहाँ पर कि स्टेरॉइड दिया जाता है पेशेंट्स को, जिसमें कि हम इंजेक्टेबल मिथाइल प्रेडनिसोलोन देते हैं या फिर डेक्सामेथासोन भी देते हैं। इसके अलावा लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन भी दिया जाता है, और साथ में चूंकि उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है तो उनको ऑक्सीजन थेरेपी भी दिया जाता है। इनिशियली यदि आपको याद हो कि जो प्रीवियस फेज आया था कोविड-19 का, उसमें एक प्रिवेंटिव ऑक्सीजन थेरेपी की बात करी गई थी। दैट प्रिवेंटिव ऑक्सीजन थेरेपी की 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन थेरेपी दे दी जाए अगर पेशेंट्स को अर्ली, जो कि 90 to 94 में है, तो उनकी डिजीज प्रोग्रेस नहीं होती है और वो प्रॉपरली जल्दी क्योर हो जाते हैं। साथ में उनका ट्रीटमेंट जो है वो स्टेरॉइड से और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन से कंटिन्यू रखते हैं। इसके अलावा यदि पेशेंट डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, तो उनकी जो मेडिकेशन है वो हमें कंटिन्यू रखना है, वो कहीं भी किसी भी स्थिति में हमें उनको स्टॉप नहीं करना है। ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तो वो अपनी पुरानी मेडिसिन घर भूल गया, पता नहीं है, डॉक्टर को उसने बताया ही नहीं कि मैं डायबिटिक हूँ, मैं हाइपरटेंसिव हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डॉक्टर तो अंतर्यामी नहीं है, उसे तो आप ही बताएंगे कि मेरी ये मेडिसिन चल रही थी। तो ये बहुत ही जरूरी होता है वहां पर। और अक्सर जो केसेस देखे गए हैं उसमें यही होता है कि चूंकि हम स्टेरॉइड स्टार्ट कर रहे हैं, सभी को पता है कि स्टेरॉइड कॉजेज द हाइपरग्लाइसीमिया। इसके अलावा स्ट्रेस होती है पेशेंट, बिकॉज पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ और वो भी आइसोलेशन में हुआ, जहां पे उसके फैमिली मेंबर्स भी नहीं है। सो इस स्ट्रेस की कंडीशन में ऑटोमेटिकली उसका ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहा। तो ये सब, अगर वो प्री डायबिटिक है, स्टेरॉइड दिया जा रहा है, स्ट्रेस है, तो ये सब मिलकर एक हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन प्रिपेयर करते हैं। तो इसलिए उसका शुगर कंट्रोल, शुगर मॉनिटरिंग एट द हॉस्पिटलाइज्ड लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए अगर आप उसको बता देंगे, पहले से आप उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे, डॉक्टर्स को, आप वहाँ के नर्सिंग स्टाफ को इन्फॉर्म करेंगे, देन दे विल मैनेज एज पर कि आपको ओरल मेडिकेशन पे रखना है या फिर आपको इंसुलिन थेरेपी देना है। इंसुलिन का भी सिंपल स्लाइडर स्केल रहती है, जिसके थ्रू इंसुलिन दी जाती है बेस्ड ऑन देयर ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो उसके थ्रू वो प्रॉपरली हाइपरग्लाइसीमिया स्टेज प्रॉपरली बहुत अच्छे से मैनेज की जा सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन दिया जाता है, जैसा कि हम सभी ने लिटरेचर में पढ़ा है, बहुत सारे लिटरेचर आए हैं जिसमें कहा गया है कि जो कोगुलोपैथी होती है वो कोविड-19 में अप्रॉक्स 16.5% ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर डिजीजेस। तो यहाँ पर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई स्पेसिफिक ड्रग अभी नहीं है, स्पेसिफिक एंटीवायरल हो या एंटी बायोटिक्स है, ये कोई अवेलेबल नहीं है। तो इस स्थिति में अगर मैं रिकमेंड करूंगा, जैसा हमारे इंस्टीट्यूट में भी होता है, हम लोग 3 थेरेपी को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। फर्स्ट वन इज द ऑक्सीजन थेरेपी, प्रॉपरली ऑक्सीजन, मेंटेन्ड ऑक्सीजन विद द सैचुरेशन लेवल ऑफ 92 to 94 सैचुरेशन विद ऑक्सीजन थेरेपी मेंटेन करना। सेकंड इज एडिक्वेट एंड डोज ऑफ द मिथाइल प्रेडनिसोलोन, जो कि उन्हें प्रॉपरली एट द स्टेज ऑफ लेवल, जिस लेवल पे लगना चाहिए वो उनको इंसर्ट हो जाए। एंड थर्ड वन इज द लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन। ये 3 अगर प्रॉपरली पेशेंट के मेंटेन है, तो मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट इससे रिकवर हो जाते हैं एज सच। दूसरा है कि कुछ एंटी वायरल ड्रग्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि फेविपिराविर के बारे में बोला गया है और रेमडेसिविर के बारे में अभी सभी काफी ज्यादा न्यूज भी थी इसमें। तो डेफिनेटली दीज आर दी एंटीवायरल ड्रग्स, बहुत अच्छे है, पर इनके कुछ लिमिटेशंस हैं। अवेलेबिलिटी इज द मोस्ट वन लिमिटेशन। सेकेंड वन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द किस लेवल पे हमें देना होता है। लाइक जैसे रेमडेसिविर के बारे में बात करें, तो इस आईसीएमआर ने क्लियरली बोला है कि अगर आपका सीटी स्कोर, जैसे कि सीटी स्कैन आप जब करवाते हैं उस समय मोर देन 9 है, या फिर आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मोर देन 5 लीटर है,
तो आपको रेमडेसिविर रिकमेंड करेंगे, अदरवाइज आपको रेमडेसिविर की जरूरत नहीं होती, बिकॉज लेस देन 8 एट द सिटी इज द माइल्ड डिजीज, तो उसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। तो एज पर हमें रेशनल यूज ऑफ द ड्रग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कोविड-19 में। इसके अलावा पेशेंट को अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, जो कि देखा गया है। साथ में जैसे मैडम ने बताया अभी, मीनल मैडम ने, कि चेस्ट फिजियोथेरेपी दैट्स अ वेरी गुड, वेरी वेरी इफेक्टिव इन दीज पेशेंट्स इन ऑफ द आइसोलेशन वार्ड्स, बिकॉज हम लोग अपने यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल्स में हम सभी का एक सेशन सुबह रहता है हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट के थ्रू, तो हम लोग 2 घंटे सभी पेशेंट्स को चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए रिकमेंड करते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में। तो इसका बहुत बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिला है। और चूंकि आईसीयू में ये हो नहीं सकता है, पर आइसोलेशन वार्ड्स में इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव, तो वो एक बहुत अच्छा है इसका है। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे हमारे हॉस्पिटल्स में भी लगता है कभी कभी, बट ये है कि हमें एक रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ द ब्लड पैरामीटर्स भी जरूरी होते हैं, जो कि अक्सर That is कई more सारे हॉस्पिटल्स important. में, Yeah, there should be a कई सारे baseline parameters also. जब बिल्कुल पेशेंट को डेफिनेटली, एडमिट कराएं तब एक बेसलाइन आपके इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा क्योंकि कि कुछ हमारे पेशेंट्स को यहाँ पता ही नहीं होता कि इनको डायबिटीज भी है। डेफिनेटली बिल्कुल, डेफिनेटली बिल्कुल, तो there हमारे should be हमने something. यही, इसलिए हम लोग यही रिकमेंड करते हैं, जैसे हमारे ट्राइएज एरिया में पेशेंट आता है तो हम इमीडिएटली उनके ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, ताकि हमें एक बेसिक पैरामीटर पता रहे कि उसका ग्लूकोज लेवल कितना चलता है, उसके सीआरपी लेवल कितना है, उसका डाइमर कितना है, उसका एलडीएच कितने हैं। तो इससे हमें एक बेसलाइन पैरामीटर होता है, ताकि हम नेक्स्ट अपकमिंग डेजेस में, कि हम 48 टू 72 आवर्स में हम रिकमेंड करते हैं कि ये टेस्ट रिपीट होना चाहिए, तो हम ये असेस करते हैं कि डिजीज प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें डिजीज का फेजेस पता करना बहुत जरूरी होता है कि किस तरह से चल रही है। इसके लिए हमें रिपीटेड सीआरपी लेवल्स एंड डाइमर लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में चूंकि आप एंटीवायरल ड्रग्स दे रहे हैं और कई बार हायर एंटीबायोटिक्स की भी जरूरत पड़ती है, तो उनके लीवर फंक्शन टेस्ट एंड किडनी फंक्शन टेस्ट बहुत जरूरी है। लाइक रेमडेसिविर के लिए आपका क्रिएटिनिन लेवल मेजरमेंट बहुत जरूरी होता है, बिकॉज रीनोटॉक्सिक ड्रग, तो ये सारी चीजें रिकमेंड करी जाती है। इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी होती है, दैट इज द सीवियर पेशेंट, जिसमें कि रेस्पिरेटरी रेट्स उनके मोर देन 30 पर मिनट हो जाते हैं और SpO2 लेवल्स लेस देन 90% होता है एट द रूम एयर, सो वो सीवियर पेशेंट होते हैं। इनमें हमें आईसीयू केयर की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे कि जैसा कि डॉक्टर मीनल ने भी बताया, इनको एनआईवी मास्क, बाईपैप, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, या फिर एनआरबीएम में भी काफी पेशेंट्स रहते हैं आईसीयू में, तो इनका काफी अच्छा है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्टेरॉइड्स का यूज ज्यादा करना पड़ता है, बिकॉज डिजीज इज इन द सीवियर फॉर्म, उनके स्कोर्स भी, सीटी स्कोर्स भी ज्यादा होते हैं। सो यहाँ पर हम उनको मिथाइलपेनिसिलिन यूजुअली 1 to 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है यहाँ पर। इसके अलावा लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स और कुछ हायर एंटीबायोटिक्स हैं, वो आईवी एंटीबायोटिक्स देने के लिए हम रिकमेंड करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वहाँ पर वो वेंटिलेटर्स के थ्रू की जाती है, एंड देन बेस्ड ऑन अदर सिम्टम्स वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। सो बेसिकली हम अभी भी डिजीजेस को हम इसी तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर केसेस आर हार्डली 2 to 5%, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। सो ज्यादा क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है। और मोस्टली अगर देखा जाए तो हमारे लिए सीवियर पेशेंट होने के चांसेस किनको होते हैं, या तो उनकी एज ज्यादा है, मोर देन 60 ईयर है, या फिर वो पहले से डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, या उनको कोई इम्यूनोसप्रेस, हाँ बिल्कुल, तो उनको कोई प्रायर कोई ऐसी इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज डिजीज है, कैंसर पेशेंट्स हैं, ये एंटीनेटल फीमेल्स हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, वो भी होती हैं, तो ये दे आर द एट द हायर रिस्क कि उनको सीवियर होने के चांसेस होते हैं। बट अगर प्रॉपरली मैनेज हो सके, अर्ली आइडेंटिफाई कर सके, तो बहुत आसानी होती है। और मैं इसमें सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको फर्स्ट डे भी कोई सिम्टम आए, तो एटलीस्ट फर्स्टली यू थिंक अबाउट कि हाँ ये हो सकता है, अभी ये चल रहा है, तो हम अपना आइसोलेशन फटाफट स्टार्ट करते हैं, अपना आइसोलेशन टेस्ट करें, तो आप अपनी फैमिली को करें, और देन उसके बाद अपनी टेस्टिंग कराएं, जो बहुत ये ज्यादा देखा गया है जरूरी कि होता है। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन उन्हीं केसेस में हुई थी जिन्होंने फर्स्ट 5 days, फर्स्ट 3 days अपने आप को डिले कर दिया फॉर द थेरेपी। हाँ, डिले कर नाउ दिया। कमिंग टू द सेकंड मोस्ट another important question. Now there are lots of discussions have happened in recent past on the use of the steroids in COVID-19. So my question is, steroids का रोल क्या है COVID-19 में? क्या इसका time of start has any role in the
prognosis of recovery, like how should they be started or when they should be started. These, Okay. if we have to give steroid to a patient, because not every patient is given steroids ना in COVID-19 definitely patient. बिल्कुल एक्चुअली क्या देखा जाए तो स्टेरॉइड इज आल्सो अ काइंड ऑफ द लाइक ऑक्सीजन, इट्स अ प्रीशियस ड्रग बट इट इज द डबल एज स्वॉर्ड बेसिकली। अगर देखा जाए तो स्टेरॉइड एक डबल एज दुधारी तलवार जिसे बोलते हैं दोधारी उसकी तरह तलवार होती है। टाइप की, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके जितने अच्छे इफेक्ट हैं उतने उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, और बेसिकली देखा जाए तो साइड इफेक्ट ज्यादा है उसके, बट वो बहुत ही प्रीशियस ड्रग है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। बेसिकली अगर मैं हम थोड़ा बात करें अगर स्टेरॉइड की, तो हमें काफी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें देखना होता है, लाइक कि स्टेरॉइड कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, देना चाहिए तो कब देना चाहिए, कितने दिनों तक देना चाहिए, देन कैसे इसको हटाना चाहिए, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं। हम छोटा थोड़ा दो कहना चाहिए एक एक मिनट में इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जैसा कि स्टेरॉइड के बारे में आपने देखा है, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो बेसिकली स्टेरॉइड जो होते हैं वो एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होती है। अब बोलो इम्यूनोसप्रेसिव क्या होता है, तो इम्यूनोसप्रेसिव क्या होता है कि जब कोई भी फॉरेन वायरल पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, तो हमारी बॉडी में जैसा आप सभी जानते हैं बहुत सारी सेल्स होती हैं जो उसके लिए अगेंस्ट रिएक्ट करती हैं। तो जैसे ही वायरस हमारे बॉडी में आता है तो हमारी सेल्स एक्टिव हो जाती है कि नहीं अब हमें इसके खिलाफ कुछ करना है, तो वो उसके लिए एक रिस्पॉन्स पैदा करती है। तो जैसे ही वायरस की यूजुअली प्रॉपर्टी होती है कि सेल के अंदर चला जाता है, तो जो हमारे सैनिक है वो समझते हैं कि यार ये जिस सेल के अंदर ये वायरस है वो सेल ही खतरनाक है, इसको ही खत्म करते हैं तो वायरस खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ होता है। साथ में उसके लिए वो कुछ अलग अलग टाइप के कुछ प्रोडक्ट्स रिलीज करती हैं सेल्स, ताकि उनको खत्म कर सके। जैसा कि अक्सर आप वॉर में देखते हो ना, वॉर में बहुत सारे तीर कमान और बहुत सारी चीज चलती रहती है, तो उसी तरह, हाँ गैजेट्स की तरह, तो उसी तरीके से स्टेरॉइड में ही होता है। मतलब हमारी सेल्स हमारे बॉडी भी रिस्पॉन्स करती है। तो जब ये हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट दैट फॉरेन बॉडी कुछ हाइपर हो गया, ज्यादा हो गया, जितना जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा वो एक्टिव हो गया, तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारा बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी की दूसरी सेल्स को भी हार्म करने लग जाता है। लाइक वो चीज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि किस सेल के अंदर वायरस है और किस सेल के अंदर वायरस नहीं है, तो वो दोनों को बराबर तरीके से खत्म करने लग जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स। सिमिलरली आपने सभी ने साइटोकिन स्टॉर्म के बारे में इसमें सुना होगा। इसमें साइटोकिन स्टॉर्म बहुत आते हैं, कोविड-19 में काफी फेमस हुआ है इसमें। तो बेसिकली साइटोकिन स्टॉर्म भी यही है कि हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स है वो एक साथ इतने सारे साइटोकिन्स बॉडी की दूसरी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए रिलीज करती है कि वो हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन, दूसरे सेल्स को भी अफेक्ट करने लग जाता है। तो वो एक साइटोकिन स्टॉर्म्स कहलाते हैं। तो इसके लिए हम स्टेरॉइड का यूज करते हैं, जहां पर कि वो उन सेल्स को ठंडा रखते हैं, उसको बोलते हैं नहीं शांत आप हो जाए। तो वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं बेसिकली, तो हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करती हैं, जिससे कि वो हार्म्स नहीं होते बॉडी को। अब बात आती है, मैं छोटा सा बता दूं कि इसको कब यूज करना है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि केवल माइल्ड सिम्टोमेटिक केसेस में इनको यूज नहीं करने की जरूरत है। मॉडरेट या सीवियर जो केसेस हैं, जिनमें कि उनका SpO2 फॉल हो गया है, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है, तभी हमें स्टेरॉइड की देने की जरूरत होती है। यूजुअली ऐसा रिकमेंड करते हैं कि स्टेरॉइड हमें 5 दिन तक नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या रहता है इनिशियली आपको पता नहीं है कि आपकी डिजीज सीवियर में जा रही है कि नहीं जा रही। अब यहाँ पर क्या है कि हम थोड़ा सा डायलेमा में हो जाते हैं कि हमारी डिजीज हो सकता है आगे बढ़ जाए, राइट, या फिर हम अभी माइल्ड में है, आगे चल के मॉडरेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, ऐसा भी सोचते हैं। या फिर ये हो सकता है कि आप मॉडरेट में ना जाए, माइल्ड पे मेंटेन रहे, तो आपको स्टेरॉइड की जरूरत नहीं। तो ये थोड़ा सा डायलेमा फेज है, बट इसके लिए बहुत सारे दूसरे तथ्य आए हैं कि जब तक आपका फीवर ज्यादा ना हो, मतलब मोर देन 100 ना आए, आपके CRP लेवल्स मोर देन 20 ना हो, या फिर आपका CT स्कोर मोर देन 8 ना हो, है ना, या फिर ना राइट, तो सिम्टम्स अगर आपको कंटिन्यूअस बुखार लगातार बना हुआ है, दैट मींस कि यू आर गोइंग टुवर्ड द मॉडरेट और फीवर कैटेगरी। नहीं है, इंटरमिटेंट बुखार आ रहा है, तो आपको स्टेरॉइड लेने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली फर्स्ट टू 5 डेज आपको वेट एंड वॉच करना है। वेट एंड वॉच करने की जरूरत होती है। स्टेरॉइड्स यस, चाहे आपकी सीवियर में जाए चाहे मॉडरेट में जाए, फर्स्ट टू 5 डेज यू शुड नॉट सेल्फ मेडिकेट और अवॉइड करना चाहिए अवॉइड यूजेज ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेरॉइड्स। बिल्कुल, अगर आप हॉस्पिटलाइज हो गए, मैं कहता हूँ यदि आप हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, तो बेस्ड ऑन वहाँ का जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, अगर वो रिकमेंड करते हैं यू टेक।
हम उसके लिए किसी के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स पे नहीं होते, बिकॉज इट्स अ क्लिनिकल जजमेंट, बेसिकली इट्स अ प्रोफेशनल थिंग, सो इट्स क्लिनिकल जजमेंट, तो वो है। बट शुरू में एक्चुअली क्या होता है कि वायरीमिया भी होता है। अब वायरीमिया में जब वायरस आपकी बॉडी में है और आपने अपनी इम्यूनिटी को ही कम कर दिया, yes, हाँ, that is a तो body's response. बॉडी का Okay. रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, Response आप of लोग सोच रहे हैं कि recovery, हमारे yes. सैनिकों को हमने हटा रहे हैं, तो ये भी एक नुकसानदायक है, इसलिए भी रिकमेंड अच्छा। नहीं करते कि अर्ली फेजेस में ना दो आप। तो बेसिकली स्टेरॉइड के लिए यही हम रिकमेंड करते हैं। अब बात आती है कि जैसे हम 5वें दिन स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियली यदि आपके माइल्ड सिम्टम्स हैं तो हमें ओरल स्टेरॉइड्स पे हम जाते हैं, जो कि डेक्सामेथासोन और मेथाइलप्रेडनिसोलोन, मेड्रॉल काफी फेमस हुआ है नाम, फेमस हुआ तो है, इस हाँ, डेक्सा या मेड्रॉल दो नाम से आते हैं, तो दोनों दोनों ही काफी आउट ऑफ हैं। स्टॉक हुए, वी हैव फेस्ड द हाँ, शॉर्टेज, डेफिनेटली मेडिसिन शॉर्टेज हुई है पास्ट। बेसिकली। मैं इसको वो नहीं बोलूंगा एक्चुअली, क्या जब चीजों की डिमांड ही नहीं थी तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। अब एकदम से डिमांड मिल गई तो प्रोडक्शन उस हिसाब से थोड़ा टाइम लगता है जी, आई सप्लाई अंडरस्टैंड, होने आई में, अंडरस्टैंड। तो इसलिए है। बाकी सप्लाई तो हमारे यहाँ सब में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ है। बात आती है कि हमें इसको कितने दिनों तक देना चाहिए, ऐसी बात आती है। तो बेसिकली यदि आप पूरी हम डिजीज कोर्स की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये डिजीज यूजुअली 10 डेज की होती है। जैसे आपने हॉस्पिटलाइज भी होते हैं तो भी हम 10 डेज में डिस्चार्ज की बात करते हैं, और हमारे प्रोटोकॉल्स में भी 17 डेज विथ होम आइसोलेशन में हम डिस्चार्ज मानते हैं पेशेंट को। तो इसको यूजुअली 5 डेज में देने का होता है स्टेरॉइड को। और यदि हम लो डोज में दे रहे हैं, जैसे कि हम इसका जो डोजिंग की बात करते हैं, तो डेक्सामेथासोन का जो डोज होता है दैट इज 0.1 टू 0.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है, और मेथाइलप्रेडनिसोलोन का 0.5 टू 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है फॉर मॉडरेट, एंड 1 टू 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है सीवियर पेशेंट्स के लिए। तो अगर हम इतना दे रहे हैं तो यूजुअली आप अगर देखेंगे तो इट्स अबाउट 4 टू 8 मिलीग्राम की एक टैबलेट की जरूरत पड़ती है, और मेथाइलप्रेडनिसोलोन में यूजुअली 40 टू 60 मिलीग्राम का आईवी देते हैं इंजेक्शन में। तो इतना दिया जाता है। अब बात आती है यदि हम लो डोजेस में देते हैं, तब इनको क्या होता है कि हम इसको इमीडिएटली विड्रॉल कर सकते हैं। अदरवाइज स्टेरॉइड के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम इनको एब्रप्टली स्टॉप नहीं कर सकते, वी हैव टू टेपर द डोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो ऐसा बोलते हैं, हैरिसन वगैरह में भी लिखा हुआ है कि अगर आप 5 टू 10 डेज तक दे रहे हैं और लो डोजेस दिए हैं तो आप एब्रप्टली स्टॉप कर सकते हैं। अदरवाइज भी है, अगर आप हायर डोज पे हैं, इंजेक्टेबल्स पे हैं, तो आपको देन उसके बाद आपको टेपर करने की डोज जरूरत पड़ती है। तो आपका जो ट्रीटमेंट, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, स्पेशली फॉर द मॉडरेट एंड सीवियर केसेस, आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, वहां पर आपको आईवी स्टेरॉइड दिए जाते हैं। और जब आप डिस्चार्ज होते हैं तो आपको मोस्टली ओरल मेडिकेशन पे शिफ्ट किया जाता है विद द टैपर डोज। और हमारे साथ प्रॉब्लम ये आती, कई सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो कि सोचते हैं कि यार हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए ना, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब हम घर में कंप्लायंस भी इफेक्ट हो जाता है, द पेशेंट कंप्लायंस इज आल्सो कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सोचते हैं कि यार स्पेशली जो रूरल एरिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है, यार दवाई अब छोड़ो, उनका ऐसा है कि दवाई छोड़ो। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको टेपर डोज दी गई है और आपको ओरल मेडिकेशन पे रखा गया है डिस्चार्ज के बाद, तो प्लीज उसको जुडिशली फॉलो करें, जैसा डॉक्टर ने बोला है वैसा करें, बिकॉज वो टेपर्ड होती है। अगर आपको सपोज दैट 60 टू 120 मिलीग्राम आपका डोज चल रहा था, तो ये आपको शिफ्ट करके वो 12 मिलीग्राम ओरल पे लेके आएंगे, देन उसके बाद वो 8 होगा, देन 4 होगा, देन उसके बाद आपको स्टॉप करना होगा। तो आपको अगर इतना टेपर डोज दिया जाता है तो इट्स टेक अराउंड 10 टू 15 डेज, तो आपको उस समय तक टेपर डोज लेने की जरूरत होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू हैव सम काइंड ऑफ द विड्रॉल सिम्टम्स, तो आगे अगेन पेशेंट्स, इसलिए आप देखेंगे कुछ सारे पेशेंट्स होते हैं ना जो हॉस्पिटल में उनका सिचुएशन नॉर्मल होता है और घर जाते ही उनका सिचुएशन वापस से फॉल होने लग जाता है। यस यस, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना है कि वो जाके जो हम मेडिकेशन है, जो फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं, वो नहीं लेते हैं, वो कंप्लायंस कहीं ना कहीं पेशेंट की तरफ से फेल हुआ है, जब दोबारा से पेशेंट वापस आ जाते हैं। अच्छा, मुझे एक पूछना था कि आजकल ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हो रहा है, पेशेंट्स ठीक हो गए, सब कुछ ठीक ठाक रहा, आपका क्वारंटाइन भी हो गया, उसके बाद पेशेंट्स आर कमिंग एंड रशिंग टू द हॉस्पिटल विद सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस, कार्डियक इश्यूज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो म्यूकोरमाइकोसिस है, जो भी अगेन इज एपिडेमिक इन अ पेंडेमिक यू कैन से। सो उसके बारे में हमारे ऑडियंस को आप एनलाइटन करना चाहोगे कि व्हाट कुड बी द कॉम्प्लिकेशन
कुछ मैनेजेबल है, कुछ लाइफ थ्रेटनिंग है। प्लीज एनलाइटन। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी जितने भी लोगों ने अभी कोविड हुआ है, तो उन्होंने बहुत सारे मतलब अप्रोक्स मैं जितने मैंने सुने हैं, दैट्स अबाउट 30 to 50 काइंड्स ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स के साथ में पोस्ट कोविड टाइम पे आ रहे हैं वो। और जिनमें जो सबसे कॉमन है दैट इज कि उनको थकान लगती है, सांस फूलती है, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होता है, हेडेक बहुत ज्यादा होता है, देन खड़े होने पे अचानक से चक्कर आ जाता है, सीने में दर्द होता है, या उन्हें लगता है कि उनकी धड़कनें बहुत तेज चल रही हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेस उनको रहता है, चिंता सताती है कि यार मेरा क्या होगा, देन उसको तनाव जैसा फील होता है। तो इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स के साथ में पोस्ट कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं। तो मेरा जो इसमें सबसे पहला है कहना चाहिए, सबसे पहला मेरा रिकमेंडेशन है कि मतलब जब भी आप डिस्चार्ज होते हैं कोविड के बाद में, तो आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि नाउ यू आर एब्सोल्युटली फाइन एज प्री कोविड टाइम, कि आप बिल्कुल आए और आपने सोचा कि अब मैं कल से बिल्कुल 100 मीटर की रेस में मैं विद इन 10 सेकेंड में कंप्लीट कर लूंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, राइट। तो आपने जानते हैं आपके हमारे लंग्स हैं वो पूरे अगर इन्वॉल्व हुए थे, देन उसके बाद उनको रिकवरी में टाइम लगता है। इट्स गुड थिंग कि लंग की रिकवरी बहुत अच्छी होती है, इसलिए हमारे पेशेंट्स की इतनी अच्छी रिकवरी भी है। बट एकदम से हम सोचेंगे कि प्री कोविड जैसे हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और कोई भी वायरल डिजीज हो, मैं तो ये बोलता हूँ कि कोई भी, आपने अगर कोविड से पहले भी लोगों को वायरल डिजीज होती थी, तो आपने फील करते हो कि हम उनको तीन हफ्ते तक मैलेज रहता था, अजीब से थकान, कमजोरी, ये 3 हफ्ते तक रहता ही था पहले भी। तो ये भी सिमिलरली अ वायरल डिजीज है, और वो भी सीवियर काइंड ऑफ वायरस है। तो यहाँ पर थोड़े से सिम्टम्स ज्यादा समय तक रहने की संभावना रहेगी इसमें। तो बिल्कुल ऐसा, मैं सबसे पहली बात ये बोलूंगा कि पेशेंट्स बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि वो जाते डिस्चार्ज होते ही वो बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली फाइन होगा। डेफिनेटली यू आर द गुड, यू आर फाइन, आपको घर पे डिस्चार्ज किया गया है। तो बस आपको ध्यान यहाँ पर वो रखना है कि आपको सबसे पहले अपने फूड के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा आपको छोटी बहुत एक्सरसाइज करने की जरूरत है, जो कि फेजिक मैनर में करने की जरूरत है। बिल्कुल एब्रप्टली आपको बिल्कुल तेजी से नहीं करना है। और इसके अलावा आपको फिर डेफिनेटली पुराने टाइम पे जाना है। तो मैं इसके लिए रिकमेंड करता हूँ, और साथ में मिनिस्ट्री ने भी रिकमेंड किया हुआ है कि हम इनको चरणबद्ध तरीके से पोस्ट कोविड टाइम्स को लिया जाना चाहिए। लाइक अगर हम बोलें कि इसमें जो पहला चरण होता है दैट इज द पुनः प्राप्ति चरण, यानी रिकवरी फेज जिसे बोलते हैं, दैट्स अप्रॉक्सिमेट 3 वीक्स का टाइम लगता है इसमें, जिसमें कि धीरे धीरे उसकी चेस्ट नॉर्मल होती है, सांस लेने में सुधार आएगी, फिटनेस में सुधार आएगी। देन उसके बाद उसको अपनी सांसों पर कंसंट्रेट करना है, बिकॉज इट्स लंग डिजीज। सो देन इसके बाद आता है सेकेंड फेज, जो कि उसका 3 वीक्स to 6 वीक्स का फेज होता है, जिसमें कि अब उसे बिल्डअप करना है, कंस्ट्रक्ट करना है उसको। तो उसमें अपनी वो जो उसको कमजोरी हुई थी, जो उसके थे, देन उसको ताकत और फिटनेस के बारे में सोचने की जरूरत होती है। एंड देन द थर्ड फेज दैट इज द मेंटेनेंस फेज, रख रखाव वाला चरण होता है, जिसमें कि उसको 6 वीक के बाद होता है, जिसमें कि वो जो उसकी जो सारी चीजें लॉस हुई थी वो अब वो वापस से पुनः प्राप्त कर सकता है। दैट इज द थर्ड फेज। सो मैं इसमें बोलता हूँ कि आपको फेजिक मैनर में, आप ये ना सोचे कि मैं अगले दिन से ही पूरा वर्कआउट कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। यू हैव टू फर्स्टली टेक रेस्ट, देन आपको धीरे 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 बढ़ना है। सपोज दैट अब जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जैसे वहां पर हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह में बार बार उनका SpO2 मेजर किया जाता है, साथ में अभी सभी लोगों ने पेशेंट्स में अभी पल्स ऑक्सीमीटर लेके रखा हुआ है। तो उनकी क्या है कि जैसे कोविड के बाद घर जाते हैं, हर थोड़ी देर में पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देखना स्टार्ट करते हैं कि मैं खा रहा था कितना हो गया मेरा, मैं नहाने गया तो मेरा कितना हो गया। जिनको नहीं है कोविड वो भी चेक करने लगे अपना हाँ, ऑक्सीजन। मैं So we are all checking our oxygen. We are very much concerned about the oxygen saturation. तो मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था तो मेरा ऑक्सीजन कितना हो गया, मैंने थोड़ा सा लंबी सांस ली तो मेरा ऑक्सीजन कितना हो गया। तो इस तरह का चीजें अभी हो रही हैं, ये पोस्ट कोविड में बहुत कॉमन है। एंड दैट विल अल्टीमेटली क्रिएट अ स्ट्रेस, नथिंग एल्स। उसके अलावा कुछ भी नहीं होना है, उससे सिर्फ स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो इसलिए रिकमेंड करते हैं कि आप बिल्कुल ऐसे रिगरसली मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि चेस्ट के बारे में आपको सोचना है, बट इतना रिगरसली नहीं होने की जरूरत नहीं है। Okay. So, जी. Asha, one last, because we are really running short of time. This is quite an engaging discussion. We are really enjoying it. We are learning a lot through this conversation. मेरा एक last question है, लोगों को जिनको कोविड हो गया है, should they also go for vaccination? Because there are some dilemmas. जो लोग कहते हैं कि अब हमें तो कोविड हो गया, now we have antibodies, we are protected, we should not go for the vaccination. Sir, can you just clear the doubt, the audience जिनको
डेफिनेटली डॉक्टर अमीना, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही मतलब लोग इसके बारे में सोचते हैं, बोलते हैं यार मैंने तो लाइव वायरस ही ले लिया है तो अब मुझे वैक्सीन लेने की क्या एग्जैक्टली, जरूरत है। एग्जैक्टली, डेफिनेटली ऐसा एग्जैक्टली। सोचना है, बट इसमें अगर हम थोड़ा सा बात करें तो देखिए जो भी पुरानी रिसर्च आई है जिसमें कि देखा गया है, तो उसमें देखा गया कि आपका इन्फेक्शन के बाद में जो आपकी इम्यूनिटी है वो उतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये ओके, होती है कि जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं और अगर आपने हायर एंटीवायरल ड्रग्स ली हुई है, राइट, और साथ में आपने मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी लिया हुआ है, तो मे बी कहीं ना कहीं ये आपकी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मे बी आपकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी जनरेट नहीं होगी। तो इसलिए मिनिस्ट्री हो, ICMR हो या मैं हूँ, सभी लोग हम रिकमेंड करते हैं कि वैक्सीनेशन जरूर जरूर लेना चाहिए, ओके। बिकॉज व्हेन शुड दे गेट वैक्सीनेटेड? अगर किसी को हो गया है, हाँ तो दो सिचुएशन है सर, मैं आपके सामने दो हाँ सिचुएशन रखती हूँ। किसी ने फर्स्ट डोज ले लिया, उसको हम्म, कोरोना हो गया। किसी ने हम्म, अभी कोई सी भी डोज नहीं ली है, हम्म, उसको कब लेना होगा सर, इन दो सिनेरियोज में हाँ सर? डेफिनेटली दोनों ही केस में अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्लियरली बिल्कुल आ गई हैं कि अगर आपको पोस्ट कोविड है या फिर आपने फर्स्ट को वैक्सीन के बाद आपको कोविड हो गया था, दोनों ही कंडीशंस में आपको कोविड का जो सिम्टम ऑनसेट था उससे आपको 3 मंथ के बाद में ही वैक्सीन लेना है। और 3 months मैं के सभी बाद, आफ्टर द ऑनसेट ऑफ योर फर्स्ट डे ऑफ द सिम्टम, फर्स्ट फर्स्ट सिम्टम, फर्स्ट सिम्टम, देन उसके सिम्टम्स 3 के months बाद क्या, में अब यू शुड 3 गो मंथ पे आप गो फॉर फॉर द वैक्सीनेशन। चलो, डेफिनेटली, और ओके वैक्सीनेशन सर, जरूर जरूर थैंक कराना चाहिए यू। जी। Yes, yes, that is the, I think, thank you so much, doctor, for answering our Yes. queries. Now I'm grateful to both our panelists for taking time out of their busy schedule and sharing their views about the two vital issues of the time. I would also thank the IESRF for organizing this very meaningful talk. I think we should continue with such kind of talk. एक talk में सारी चीजें नहीं cover हो सकती. We can have another talk some other time later, so that जिनकी queries हैं that can be answered in another in consequence to these talks. So I would like to thank IESRF, Nikita ma'am, and the entire team for organizing this kind of a interactive and fruitful discussion. And I also thank the participants who took actively participated, questions पूछे, ठीक है, they were sending us the queries. We're really thankful to them to be so engaged in this discussion and made this entire event very successful. Now I would request Nikita ma'am to kindly come up and say some closing remarks related to this MET talk. 1 minute, Dr. Amina, there are a lot of questions actually So which have come that up. we will mail to you because we are running short of time. This is a time There's no bound event. problem, we can take those questions short of time, so ऐसी कोई problem नहीं Nikita है। ma'am. Hello. Yeah. Thank you, Dr. Amina ma'am. Thank you, Dr. Dubey. Thank you, Dr. Nidal ma'am. Few questions are there, so we can't take all of them, but two questions we can. I mean, most of them are same. One question is about this. The claim, does nebulizer increase the oxygen, is being claimed by a lot of people. Yes, nebulizer. No, nebulizer does not increase any oxygen saturation. Nebulizer is just there so that the drug can be delivered to your, it can just go to your lungs and it can just decrease the hyperreactivity. So no, nebulizer does not increase the oxygen content or saturation. In it. Initially people were dependent on the nebulizer, जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं अरेंज हो पा रहा था, they were like misconception आ गया था कि nebulizer से भी कर सकते. Okay, but that has been sorted out. The nebulizer doesn't replace the oxygen therapy. That oxygen therapy has to be through the oxygen cylinders. If there is a medical management with that particular question that nebulizer is used to be. एक क्वेश्चन बार बार लोग पूछ रहे हैं मुझसे nebulizer रिपीट. हाँ, नेबुलाइजर इज एक्चुअली ब्यूटिसोनाइड के लिए यूज होता है कि अगर आप इनिशियली, अगर आपको 5 दिन तक कॉफ बहुत ज्यादा रह रही है, इनिशियल माइल्ड डिजीज में अगर 5 दिन तक कॉफ बहुत रह रही है, तो 800 माइक्रोग्राम्स ऑफ ब्यूटिसोनाइड आप दिन में 2 बार नेबुलाइजर से ले सकते हैं। बट उससे आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं बढ़ेगी, उससे बस ये होगा कि आपकी हाइपर रिएक्टिविटी कम होगी, कॉफ थोड़ा कम होगा। और ये अभी बहुत बड़ी स्टडी चल रही है, उसके बेसिस पे एम्स ने लेटेस्ट गाइडलाइंस दी है ब्यूटिसोनाइड को इंक्लूड करके।
Great. For other questions, please connect us on the WhatsApp number of telesupport team and on the IESRF website's COVID center also. You can contact us. Our all telesupport team help you at all the time. Thank you, Dr. Meenal ma'am. Thank you, Dr. Dhruven sir. Thank you, Dr. Amina ma'am, for moderating. And we can come with the other topic shortly. We'll inform you. Thanks you all. Have a great time ahead. Thank you, Thank you. IESRF. Thank you, Nikita ma'am. Thank you, Dr. Dhuvendra, Dr. Minal. Thank you so much. Yeah.